हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज जो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये लेक्चर में मैं आपको बायबैक ऑफ शेयर्स नाम का जो कंसेप्ट है वो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बायबैक करते टाइम कौन से रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में बायबैक का जब जर्नल एंट्री पास होता है तब कौन से स्टेप्स है और उसका क्या थ्योरी है, वो सारा कंसेप्ट मैं ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जब आप कोई भी बायबैक का सम सॉल्व करते हो तब आपको सबसे पहले ये लेक्चर देखना पड़ेगा बिकॉज़ जो पूरा बायबैक है, वो यही थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये थ्योरी परफेक्टली समझ में आ जाएगा, आप लर्न करोगे, तो 101% बायबैक का कोई भी टॉपिक आप इज़िली या कोई भी सम आप इज़िली सॉल्व कर सकते हो। रही बात ये जो बायबैक जो टॉपिक है, ये बीबीआई वालों के लिए, उसके बाद में टीवाई बीकॉम वालों के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये टॉपिक कवर होता है। तो अभी अपन शुरू करते हैं सर बायबैक ऑफ शेयर्स का पूरा थ्योरी, ठीक है? सारे बच्चे इसको परफेक्टली ध्यान देंगे और अच्छे से ये थ्योरी देखेंगे तो उसका 100% काम होने वाला है। उसको ईज़ी लगेगा पूरा टॉपिक, कोई भी सम अगर आप करेंगे, ये थ्योरी लर्न करने के बाद, तो आपको हर एक कांसेप्ट ईज़िली आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूँ, दैट इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। सर ये क्या होता है बायबैक? बायबैक क्या होता है? तो क्या होता है ये कांसेप्ट में, अभी मान लो कोई भी एक कंपनी है, वो कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर्स ऑलरेडी बेचे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कांसेप्ट, क्या है एग्ज़ैक्टली कांसेप्ट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, कंपनी का नाम है मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कुछ शेयर्स बेचे, कुछ शेयर्स क्या किए, सोल्ड किए। किसको बेचे माय डियर स्टूडेंट? मान लो एक्स नाम के एक शेयर होल्डर को, एक्स नाम के शेयर होल्डर को कंपनी ने शेयर्स बेचे। अभी कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी ये जो शेयर होल्डर है एक्स नाम का, उसको खत्म करना चाहती है। तो वो कब खत्म होगा? जब उसके पास अपन ने जो शेयर्स बेचे, वो शेयर अगर कंपनी वापस लेती है, तब वो जो शेयर होल्डर है, वो अपने कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा। तो क्या करती है एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है, वो ये जो एक्स नाम का बंदा है, उसके पास से वो सारे शेयर वापस खरीदती है, जो शेयर एक्स वाई जेड ने पहले एक्स नाम के आदमी को बेचे थे। तो कंपनी ने शेयर होल्डर को जो शेयर बेचे थे पहले, वो शेयर वापस खरीदने को क्या कहा जाता है? बाय बैक ऑफ शेयर, ठीक है? तो सिंपल मीनिंग है इसका, सिंपल मीनिंग है। मीनिंग क्या होता है? देखो मीनिंग क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स का मीनिंग। मैंने क्या बोला? एक्स वाई जेड ने ऑलरेडी क्या किए थे? शेयर्स सोल्ड किए थे। किसको? एक्स नाम के शेयर होल्डर को। और कंपनी क्या करती है? वापस वो शेयर खरीदती है। उसको ही बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, मतलब बेचे हुए शेयर्स क्या करना? वापस खरीदना। रीपर्चेज, रीपर्चेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर, repurchase of shares from shareholder is known as buy back of shares. Repurchase of shares from shareholder is known as buy back of shares. मतलब ऑलरेडी बेचे हुए शेयर्स शेयर होल्डर के पास से दोबारा खरीदना,
इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। सर अभी आपको कंसेप्ट परफेक्टली मालूम पड़ा रहेगा व्हाट इज बायबैक। अभी आप आगे देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट है ये टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है ये टॉपिक में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने टाइप्स का होता है। सर अब ये टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जानने का क्या मतलब है, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, जब आप शेयर होल्डर के पास से वापस खरीद रहे हो, मतलब कंपनी खरीद रहा है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि वही प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगी, सामने वाले को जो शेयर्स बेचे थे वो शेयर वापस खरीदेगी। मतलब प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है बायबैक करते टाइम। तो दो टाइप का प्रॉफिट होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। कंसेप्ट इज व्हाट दैट इज टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट दो टाइप का होता है। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ कौन से वो दो टाइप है प्रॉफिट के। दैट इज पहला प्रॉफिट है अर्न फ्रॉम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एंड दूसरा वाले का नाम है नॉट अर्न फ्रॉम नॉट अर्न फ्रॉम नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अभी मान लो, अभी मैं मान लो एक्स वाई जेड नाम का आदमी हूँ और मेरा कोचिंग क्लासेस नाम का बिजनेस है। अभी मैं कोचिंग क्लासेस से जो प्रॉफिट कमाऊंगा, कोचिंग क्लासेस से, ये मेरा मेन बिजनेस है। तो कोचिंग क्लासेस से जो बिजनेस कमाऊंगा वो प्रॉफिट को बोलते हैं अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब मैं अपना धंधा चला के जो पैसा कमा रहा हूँ दैट इज अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। और मैं मेरे धंधे के अलावा अगर और कोई जगह से पैसा कमा रहा हूँ तो उसको बोलते हैं नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब मेरे को बताओ, अगर मैं अपने कंपनी से मैं बच्चों के पास से जो फीस ले रहा हूँ, बराबर कि नहीं, तो वो फीस जो है वो है अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन मान लो मैं कोई कंपनी में, दूसरे के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से अगर मेरे को डिविडेंड मिलता है तो ये हो गया अर्न फ्रॉम नॉट बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज वो मेरा बिजनेस नहीं है। जो मेरे बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अभी देखेंगे सर ये प्रॉफिट का इस्तेमाल काय के लिए होता है और ये प्रॉफिट का इस्तेमाल काय के लिए होता है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ये है विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और इसको बोलते हैं विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अभी मेरे को बताओ दो टाइप का प्रॉफिट है। ये तो अपने बिजनेस से मैंने कमाया है। अभी आपको बताए जो प्रॉफिट मैंने अपने बिजनेस से कमाया है वही प्रॉफिट से मैं मेरे जो शेयर होल्डर है, मेरे कंपनी के जो शेयर होल्डर है, उनको मैं डिविडेंड दूंगा। क्योंकि यही बिजनेस में मेरा जो कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है उसमें अगर मान लो 5-6 लोगों ने भी पैसा डाला तो वो मेरे कोचिंग क्लासेस के क्या हो गए, शेयर होल्डर। और मैं कोचिंग क्लासेस से जो पैसा कमाया उन उससे मैं उनको डिविडेंड दूंगा, जो मेरा प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी है। तो जो मेरे बिजनेस से मैंने जो प्रॉफिट कमाया है उसी से मैं मेरे शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये तो मैंने मेरे बिजनेस से नहीं कमाया, तो ये प्रॉफिट से मैं सामने वाले को डिविडेंड नहीं दूंगा। तो ये जो प्रॉफिट है जो बिजनेस एक्टिविटी से मिला है दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब यहाँ से मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है यहाँ से मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दूंगा। मतलब
विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल होता है, वो प्रॉफिट को बायबैक में कहा जाता है डीपी। तो डीपी क्या होता है? डीपी दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। डीपी का मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को बोलते हैं डीपी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं दैट इज डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट। अभी डिविजिबल प्रॉफिट होता है डीपी। मतलब क्या? मैं बायबैक करने के लिए सबसे पहला इसका इस्तेमाल करूंगा। बायबैक मतलब क्या? जो मैं सामने वाले के पास से शेयर खरीदने वाला हूं वापस, जो उसको मैंने बेचे थे ऑलरेडी, तो उसके लिए मैं पहला ये वाला प्रॉफिट वापरूंगा। तो जो प्रॉफिट आप लोग डिविडेंड देने के लिए या तो बायबैक करने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको डीपी बोलते हैं, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो इसका नाम है एनडीपी। एनडीपी मतलब क्या होता है? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब लिखता हूं डिविजिबल नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। सर क्या होता है ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट? यह ऐसा प्रॉफिट है जिसका आप लोग डिविडेंड देने के लिए या तो बायबैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो। एक एक्सेप्शन है, इसमें का एक आइटम है जिसका इस्तेमाल बायबैक करने के लिए होता है। अभी सर ऐसे कौन से है डीपी, मतलब कौन से डिविजिबल प्रॉफिट है जिसका इस्तेमाल बायबैक करने के लिए किया जाता है? अभी मैं वो आपको बताऊंगा एक एक करके। सम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सम में बायबैक करते टाइम आपके रूल्स में लिखा गया है डीपी वापरो। तो बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कि कौन से डीपी में कौन से लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ध्यान देना पड़ेगा कि डीपी में कौन से लोग आते हैं और उसका सीक्वेंस भी, वो सीक्वेंस में आपको उसका इस्तेमाल करना है। मतलब जो पहला नाम रहेगा उसका ही पहला इस्तेमाल बायबैक करते टाइम होगा। डीपी मतलब क्या? इन शॉर्ट ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ये तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ प्रॉफिट है, जिसके मदद से आप सामने वाले के पास से शेयर क्या करने वाले हो? बायबैक करने वाले। तो सर क्या आता है इसमें? कौन से नाम इसमें आते हैं? देखते हैं कौन से आते हैं इसमें। इसमें जो पहला नाम आता है, इधर शॉर्ट फॉर्म है इसका, मैंने बनाया है शॉर्ट का, GRRDP। GRRDP, ये सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही सीक्वेंस से इसका इस्तेमाल होता है। ये चार सॉरी ये पांच प्रॉफिट है। ये पांच प्रॉफिट का आप इस्तेमाल करोगे क्या करने के लिए? बायबैक करने के लिए, जो डीपी में आते हैं। मतलब ये पैसा आप लोग डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दे सकते हो। तो ये जो पहला तिजोरी है उसका नाम है दैट इज जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। दूसरा जो तिजोरी है, अभी जी फॉर जनरल रिजर्व, दूसरा जो तिजोरी है उसका नाम है रेवेन्यू रिजर्व। तीसरा जो तिजोरी है, आर फॉर दैट इज रिजर्व फंड। डी फॉर डिविडेंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। एंड पी फॉर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपने नाम है किसके? डीपी के। मतलब ये तुम्हारा तिजोरी है जिसके मदद से आप बायबैक करने वाले, मतलब सामने वाले के पास से शेयर खरीदने वाले। अगर तुम्हारे पास जनरल रिजर्व नहीं है तो आप रेवेन्यू रिजर्व के पास जाएंगे। ये कम पड़ रहा है तो इधर जाएंगे, ये कम पड़ रहा है तो इधर जाएंगे, ये कम पड़ रहा है तो इधर जाएंगे। मतलब ये तुम्हारा पूरा मतलब फाइनेंस है, फंड है ये तुम्हारा, जिसके मदद से आप बायबैक करने वाले हो। और बाई चांस अगर कभी ये फंड कम पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को एनडीपी में से एक आइटम है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वो तीन आइटम जो इसमें आते हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से तीन आइटम इसमें आते हैं। दैट इज CSC, दैट इज सी फॉर कैपिटल रिजर्व। सी फॉर कैपिटल रिजर्व। एस फॉर सिक्योरिटी
premium, and C for capital redemption reserve. Capital redemption, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये तुम्हारे 3 रिजर्व्स है जो एनडीपी में आते हैं, जिसमें से खाली ये जो आइटम है, क्या नाम? सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका ही वापर आप लोग बायबैक करने के लिए करते हो। मतलब बायबैक मतलब क्या? सामने वाले के पास से जब अपन शेयर खरीदते हैं और वो शेयर खरीदते टाइम अगर आपको एनडीपी में से पैसा कम पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप लोग ये जो सॉरी डीपी में से पैसा कम पड़ रहा है तो एनडीपी में से आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, जो पैसे से आप लोग सामने वाले के पास से शेयर्स बायबैक कर सकते हो। मतलब ये वाला पैसा जो तुम्हारे पास रहेगा, वो आप सामने वाले शेयर होल्डर को देंगे, तो उनके पास से आप शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक चीज जो अपन ने पढ़ा प्रॉफिट के बारे में। मतलब प्रॉफिट के बारे में इतना चीज आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है? आगे का कंसेप्ट अभी देखते हैं अपन। आगे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ बायबैक के इंपॉर्टेंट रूल्स। बायबैक के इंपॉर्टेंट रूल्स मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। अभी आप लोग अभी बायबैक करने के लिए आ गए। अभी बायबैक के क्या-क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आपको पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि बायबैक करते टाइम आपको एक-एक रूल अप्लाई करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पहला रूल कब अप्लाई होता है, दूसरा कब अप्लाई होता है, तीसरा कब अप्लाई होता है, चौथा रूल कब अप्लाई होता है। मतलब टोटल बायबैक करने के 4 रूल है। अभी मैं आपको बताता हूँ पहला रूल, बायबैक करने का पहला रूल क्या है। रूल 1, रूल 1, रूल 1 क्या बोलता है? ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स a company can a company only fully paid equity shares a company can buy back। मतलब फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स की कंपनी क्या कर सकती है? बायबैक कर सकती है। ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स अ कंपनी कैन बाय बैक। सर क्या मतलब होता है ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक? मतलब क्या? मान लो मैंने बोला था आपको कि एक्सवाइजेड लिमिटेड ने एक्स नाम के आदमी को शेयर्स बेचे थे, पहले बेचे थे, तभी मान लो उसका भाव था 10 रुपीज, 10 रुपीज भाव था। लेकिन सामने वाले ने तभी खाली अपने को मतलब कंपनी को उसने 8 ही रुपया दिया था। ठीक है? 8 रुपया दिया था, मतलब अभी भी 2 रुपया बाकी है। मतलब उसके पास से 2 रुपया आना बाकी है और अपन उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। तो शेयर्स उसके पास से खरीदते टाइम सबसे पहला उसको फोन करके वो 2 रुपया मांगना पड़ेगा जो बाकी था, और फिर आप लोग क्या कर सकते हो? बायबैक कर सकते हो। ऐसा रूल 1 बताता है। तो अभी सर वो 2 रुपया बाकी था, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है। कॉल करके सामने वाले के पास से वो 2 शेयर 2 रुपया जो बाकी है एक एक शेयर के पीछे, उसको अभी अपन मंगाएंगे। ठीक है? तो देख मैं क्या बोलता हूँ, ये कैसा पहचानने का। मान लो, ये देखो मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। और पेड अप वैल्यू जो है वो है 8 रुपीज। इसका मतलब बैलेंस, इसका मतलब जो बैलेंस है वो है 0.02 रुपीज। मतलब 2 रुपए का बैलेंस है। सामने वाले के पास से बोलो शेयर कितने का था? 10 रुपए का, और उसने 8 ही रुपया दिया था। पेड वैल्यू 8 ही किया था, मतलब 2 रुपया बाकी है। तो ये जो 2 रुपया है उसके लिए अपने को क्या करना है? सामने वाले को कॉल करना है, और कॉल करके आपको ये पैसा मंगाने का है। ठीक है? तो सर ये 2 रुपए का क्या करना पड़ता है? सर ये 2 रुपए का अपने को पास करना पड़ता है एंट्री।
दैट इज जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। सर तो मान लो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज और पेड अप वैल्यू रहेगा मान लो 10 ही रुपीज, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आएगा, 0। तो ऐसे टाइम पे भी एंट्री होता है क्या? नहीं। तो इसका रूल आता है नो एंट्री। तो बोलो, सबसे पहले सम सॉल्व करते टाइम आपको पहले यही देखना रहता है क्या, कि फेस वैल्यू कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है। अगर फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू उससे कम है, तो उसको कॉल करके अपन पैसा मंगाएंगे। तो पैसा मंगाएंगे तो उसका क्या बनेगा, जर्नल एंट्री। और मान लो फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू भी 10 है, तो उसका कोई भी जर्नल एंट्री आता नहीं है। तो अभी मैं बताता है वो जर्नल एंट्री क्या है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या है, सबसे पहले आप उसको कॉल करोगे। मैं जर्नल एंट्री इसका बता रहा है, ठीक है। इसका तो एंट्री नहीं आता, तो कॉल करेंगे तो उसका एंट्री आता है, दैट इज इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो, कॉल किया और कैपिटल मांगा। अब वो जो 2 रुपया तेरा बाकी है वो दे दे, पहला वो भर दे। तो इसको बोलते हैं बिंग इक्विटी शेयर कॉल, बिंग इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर। तो ये हो गया अपना कॉल का पहला एंट्री, जहां पे अपन सामने वाले के पास से 2 रुपया मांग रहे। तो सर अमाउंट कैसा निकालेंगे, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, मान लो जो भी तुम्हारे शेयर्स रहेंगे, टोटल शेयर, उसको इनटू कितना रुपया, 0.2 रुपया। एक शेयर का जो अपना 2 रुपया बाकी है। सर क्या एक ही एंट्री आता है? अभी तो खाली अपन ने कॉल किया है, इक्विटी शेयर कॉल तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें कॉल किया, मेरा कैपिटल दे दे जो 2 रुपया बाकी है। कॉल किया, कैपिटल मांग। अभी सामने वाला क्या करेगा, कैपिटल देगा। तो कैपिटल देगा वो पैसा, तो तुम्हारे पास से पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, वो सामने वाला देगा वो। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। आप बोल सकते हो पैसा आया कॉल रख दिया, ठीक है, पैसा आया कॉल रख दिया। मतलब यहाँ पे अपने को क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हो बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर कॉल। पर अमाउंट कितना लिखेंगे, यही अमाउंट ऊपर कॉपी मारेंगे नीचे, ठीक है। तो मेरे को बताओ, रूल 1 आपको परफेक्टली मालूम पड़ा, रूल 1 का एंट्री। तो रूल 1 कब लगता है, मैंने बोला सम में पहला चेक होगा क्या, फेस वैल्यू कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है। अगर मान लो फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू उससे कम है, मतलब रूल 1 लगेगा। तो रूल 1 क्या करना है, खाली ये अपने को एंट्री पास करना है और कुछ नहीं करना। और मान लो फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू भी 10 है, तो ये रूल नहीं आएगा। तो कुछ कुछ सम में ये रूल को किया ही नहीं रहता, इसका मतलब वो शेयर फुल्ली पेड है। सामने वाले ने जब शेयर खरीदे थे तभी कंपनी का पैसा पूरा दे दिया था, इसके लिए रूल 1 नहीं लगा। लेकिन जब सम में फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू उससे कम है, तो रूल 1 लगना ही है। अभी रूल 2, रूल 2 इसका नाम है अवॉइड, अवॉइड कैपिटल इन, अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन। सर अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन मतलब क्या? अभी आप लोगों ने रूल 1 में देखा कि आप लोगों ने सामने वाले के पास से पूरा पैसा जो बाकी था वो ले लिया, और अभी उसके पास से आप शेयर खरीदने वाले हो। अभी उसके पास से जब शेयर खरीदने वाले हो, तो अभी उनको अपने को पैसा देना पड़ेगा, मतलब कंपनी देगी पैसा सामने वाले को और उसके पास से शेयर ले लेगी। तो दादा कंपनी ये पैसा देगी कहाँ से, बराबर की नहीं? उसको बोलते हैं अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन। तो अभी यहाँ पे अपन
पैसा दे रहे सामने वाले को, मतलब ढूंढ रहे कि कितना पैसा सामने वाले को देने का है। तो इसका फॉर्मूला है दैट इज, देखो सामने वाले को अभी अपन पैसा दे रहे दैट इज, पहला अपन फेस वैल्यू ढूंढ रहे, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू, face value of equity shares to buyback equals to fresh proceeds plus DP plus SP। देखो अभी यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसके लिए अपने को पहला थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा है, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि वो अगर नहीं समझता अपने को परफेक्टली, तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ डीपी एसपी, ये समझता ही नहीं क्या है। तो आपको पता चला डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, ज्यादा वो 5 नाम इसमें आते हैं, और एसपी का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिखता हूँ, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट एंड एसपी का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट एंड एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दादा अभी सामने वाले के पास से जब अपन शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो शेयर खरीदते टाइम सामने वाले को पहला अपन फेस वैल्यू देते। फेस वैल्यू मतलब क्या बाबा, ये देख, शेयर होल्डर को अपन बोलते हैं कि तूने जब मेरे पास से शेयर खरीदे थे 1 लाख के, तो मैं सबसे पहला तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, बराबर कि नहीं, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अभी फेस वैल्यू अपन सामने वाले को दे, तो दादा ये फेस वैल्यू देंगे कहां से? तो फेस वैल्यू देने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, एक तो फ्रेश प्रोसीड, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट, और तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब ये कम पड़ा तो यहां से, ये कम पड़ा तो यहाँ, ठीक है, ऐसा इसका रूल है। तो सर अभी फ्रेश प्रोसीड क्या होता है? फ्रेश प्रोसीड मान लो एक्स नाम का जो बंदा है उसको मैंने शेयर बेचे थे, उसके पास से शेयर खरीदे। मान लो एक्स नाम के बंदे के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, उसका बर्ताव मेरे को पसंद नहीं है, इसके लिए मेरे को कंपनी को वो बंदे को हटाने का है। तो कंपनी क्या करती है, कोई एक वाई नाम के बंदे को कंपनी के शेयर बेचती है, और वाई नाम के बंदे के पास से पैसा उठा दिए और वो पैसा एक्स को देती है, उसको बोलते हैं फ्रेश प्रोसीड। मतलब क्या, दूसरे को शेयर बेचो, उसके पास से पैसा लो, और वो पैसा पहले वाले को दे दो और पहले वाले का काम तमाम करो, उसको बोलते हैं फ्रेश प्रोसीड। और डीपी तो मैंने समझाया आपको, डीपी में वो 5 लोग आते, GRRDP, और एस फॉर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये है अपना रूल नंबर 2, ठीक है। तो मान लो अभी आप उन शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बायबैक शेयर्स कितने जो रहेंगे, वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ बायबैक शेयर्स, ठीक है। बायबैक शेयर मतलब अगर आप उन शेयर बायबैक कर रहे हैं 1000, तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी 1000, और उसको इंटू करेंगे किससे इंटू करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो फेस वैल्यू। तो मान लो फेस वैल्यू 10, ऑलमोस्ट सब में तो 10 ही रहता है, तो फेस वैल्यू इंटू 10। ये बायबैक शेयर्स, कंपनी के पास कितने शेयर है वो नहीं, बायबैक शेयर्स इंटू 10। तो यहाँ पे फ्रेश प्रोसीड और अपन डीपी का इस्तेमाल करने वाले और एसपी का इस्तेमाल करने वाले बायबैक करते टाइम। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, इसको छोड़ के इसको छोड़ के जो चीज अपन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, ये 2 चीज, ये जो चीज, क्या नाम, डीपी प्लस एसपी। तो डीपी प्लस एसपी के मदद से एक रिजर्व क्रिएट करना होता है। मतलब यहाँ पे डीपी में मैंने तिजोरी वापरा जनरल रिजर्व का, और मैंने तिजोरी वापरा प्रॉफिट एंड लॉस का, 2 ही वापरे यहाँ पे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का थोड़ा पैसा वापरा। तो जो जो आप डीपी के यहाँ का आइटम यहाँ पे इस्तेमाल करोगे सामने वाले को पैसा देने के लिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करोगे, वहां से आपको एक रिजर्व क्रिएट करना है, और वो रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज सीआरआर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, कौन सा, दैट इज क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर,
CRR। CRR का मतलब मैंने क्या बोला आपको? CRR का मतलब होता है दैट इज कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। दादा ये कैपिटल रिडक्शन रिजर्व बनता किससे? मैंने बोला इसको छोड़ के मान लो सामने वाले को देने का है 10 लाख, मैंने यहां से 5 लाख उठाया, फिर यहां से 3 लाख उठाया, यहां से 2 लाख उठाया, तो ये 5 लाख को छोड़ के इधर कितना लाख वापरा मैंने? 5 लाख। उसका क्या बनेगा? सीआरआर। तो सीआरआर बनता है डीपी प्लस एसपी से। दादा तो क्या रूल नंबर 3 में जो आएगा ये नाम वहां का सीआरआर बनता है? नहीं, सीआरआर ओनली रूल नंबर 2 से बनेगा। रूल नंबर 2 में आप जो वापरोगे उसका ही आपको सीआरआर बनाने का है। इसके अलावा और आगे जो रूल है उसमें भी डीपीएस पे आएगा, लेकिन उसका अपने को सीआरआर बनाने का नहीं है। तो ध्यान रखो रूल नंबर 2 से जो डीपी और एसपी का इस्तेमाल होता है उसका सीआरआर बनता है। ये बहुत आईएमपी कंसेप्ट है क्योंकि इसका बाद में जर्नल एंट्री आने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2। अभी आप लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में टोटल 3 केसेस है। रूल नंबर 3 में टोटल 3 केसेस है। उसका पहला केस दैट इज, ये पहले केस का नाम है दैट इज बायबैक। बायबैक बायबैक एट द रेट पार। बायबैक एट द रेट पार। तो बायबैक एट द रेट पार मतलब क्या? फेस वैल्यू था 10 रुपीज और बायबैक वैल्यू फेस वैल्यू था 10 रुपीज और बायबैक वैल्यू भी 10 ही रुपीज है। तो रिजल्टिंग नो प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या? मतलब क्या? नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो जीरो आएगा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितना आएगा? जीरो। मतलब क्या? सामने वाले को आपने शेयर बेचे थे 10 रुपए पे और अभी आप उसके पास से वापस खरीद रहे हो कितने में? 10 ही रुपए में। बेचा भी 10, खरीद रहा है 10 में। तो मेरे को बताओ यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस में नहीं होगा। मान लो उसको बेचा था 10 में और वो अभी अपने को वापस दे रहा है 8 रुपए में, तो प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे बेचा था 10 रुपए में और सामने वाला वापस दे भी रहा है 10 ही रुपए में, तो नो प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब नो प्रॉफिट एंड लॉस है, बराबर की नहीं है, तो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म होता है। बराबर की नहीं है? तो इसका कोई भी नो वर्किंग या तो नो जर्नल एंट्री। तो इसका इसका कोई वर्किंग भी नहीं बनता और कोई जर्नल एंट्री भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे शेयर बेचा था 10 में और यहाँ पे अपने को वापस मिला भी कितने में? 10 में। तो ना प्रॉफिट हुआ ना क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी रूल नंबर 3 का बी पार्ट। रूल नंबर 3 का बी पार्ट दैट इज बायबैक बायबैक एट द रेट प्रीमियम। बायबैक एट द रेट प्रीमियम। बायबैक एट द रेट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? दादा फेस वैल्यू है 10 और बायबैक वैल्यू है 15। तो मेरे को बताओ बेचा था शेयर में 10 में और अभी वापस मिल रहा है 15 में। 15 में मिल रहा है मतलब यहाँ पे अच्छे से अपने बिजनेस को चूना लग रहा है। और वो कितने रुपए का चूना लग रहा है? 5 रुपए का। मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम ऑन बायबैक हो रहा है, प्रीमियम जो बायबैक हो रहा है किसके ऊपर? प्रीमियम के ऊपर। बराबर कि नहीं? प्रीमियम के ऊपर वो अपने बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। बराबर कि नहीं है? यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर्स आर परचेज। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ये वाला कंसेप्ट जो हुआ अपना पहला वाला, यहाँ पे क्या लिखा था? शेयर्स आर परचेज एट फेस वैल्यू।
यहाँ पे शेयर परचेस हो रहे थे फेस वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्स आर परचेज एट अबोव अबोव द अबोव द फेस वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो शेयर अपन खरीद खरीद रहे, वो फेस वैल्यू से ज्यादा भाव में खरीद रहे। शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा भाव में खरीदेंगे तो अपने बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा, लॉस। लॉस होगा मतलब क्या, अभी सामने वाले को अपने को पैसा ज्यादा देना है। दादा तो 10 रुपया का शेयर था, 15 में खरीदा, तो वो जो 10 का 10 में वो तो देके हो गया ऊपर, दैट इज रूल नंबर 2 में। अब ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपया देना है वो कहां से देगा, बराबर कि नहीं है। तो ये जो लॉस हो रहा है तुम्हारा, लॉस, ये जो लॉस है, ये जो लॉस तुम्हारे बिजनेस को हो रहा है, यही लॉस को बोला जाता है दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। ये लॉस को कहा जाता है प्रीमियम ऑन बायबैक, और ये बिजनेस का सबसे बड़ा घाटा है। ये बिजनेस का घाटा है, नुकसान है, बराबर कि नहीं? नुकसान है मतलब अभी 5 रुपए अपने को ज्यादा देना है वो शेयर होल्डर को, जिसके पास से अपन शेयर वापस खरीद रहे। तो सर ये 5 रुपया देंगे कहां से, तो वो जो 5 रुपया देना है अभी, उसको देना है ना अभी वो शेयर होल्डर को जिसके पास से शेयर खरीद रहे। वो जो शेयर होल्डर को पैसा देना है, उसका अपने को फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी। इसका सीआरआर नहीं बनेगा, बोलो यहाँ पे भी फॉर्मूला में डीपीएसपी है, लेकिन इसका सीआरआर नहीं, सीआरआर ओनली रूल नंबर 2 में बनता है। मतलब अभी जो 5 रुपया देना है सामने वाले को, वो 5 रुपया मांगने के लिए अपना तिजोरी में जाना पड़ेगा, पहले वहां से पैसा लाना पड़ेगा। तो पहला तिजोरी उठाने का है एसपी का, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा लेना है, और बाद में पैसा कम पड़ता रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो फिर पैसा लेने का है डिविजिबल प्रॉफिट से, मतलब वो 5 नाम GRRDP से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो सर ये अमाउंट कैसा निकालेंगे, दैट इज जितने भी तुम्हारे बायबैक शेयर से उसको इंटू करेंगे प्रीमियम से। तो ये फेस वैल्यू था 10, बायबैक वैल्यू 15, तो प्रीमियम 5 रुपए का जो घाटा है इंटू 5। फिर ये पैसा मांगने जाएंगे, पहला इसके पास और दूसरा इसके पास। ठीक है, ये दोनों के पास से वो पैसे को लाएंगे। तो ये बोलते हैं रूल नंबर 3 का बी वाला। अभी एक ही सम में क्या, बायबैक एट अ पार, बायबैक एट अ प्रीमियम नहीं आने, एक सम में या तो पार आएगा या तो प्रीमियम, दोनों में से एक हो सकता है। तो क्या सर तीसरा भी कंडीशन है, हाँ वो भी है, देखा था अभी। कंडीशन नंबर सी, इसका नाम है दैट इज बायबैक बाय बैक एट बायबैक एट डिस्काउंट, बायबैक एट डिस्काउंट। सर बायबैक एट डिस्काउंट क्या होता है, बायबैक एट डिस्काउंट का मतलब होता है, देखो बायबैक एट डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू है 10 और बायबैक वैल्यू है 8 रुपया। मतलब क्या, सामने वाले को अपन ने शेयर बेचे थे 10 रुपए में, और वो बंदा अपने को वापस शेयर दे रहा है 8 रुपए में। तो यहाँ पे अपने बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितने रुपए का, 2 रुपए का प्रॉफिट। तो अभी सर इसको क्या बोलते, इसको बोलते दैट इज प्रॉफिट ऑन बायबैक। प्रॉफिट ऑन बायबैक ये है तुम्हारा, ये था लॉस ऑन बायबैक, ये है प्रॉफिट ऑन बायबैक। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर आर परचेज एट बिलो बिलो फेस वैल्यू। इसका मतलब होता है शेयर अपन वापस खरीदे फेस वैल्यू से ज्यादा रेट में कि कम रेट में, कम रेट में, तो उसको बोलते हैं शेयर्स आर परचेज बिलो द फेस वैल्यू। तो ये जो है ये बिजनेस का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ मतलब यहाँ पे अपने को फायदा हो रहा है, वो जो फायदा हो रहा है
उसको अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर, उसको अपन ट्रांसफर करेंगे। तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, अपने तिजोरी में ऑफ कोर्स। जो अपना तिजोरी है वहां पे अपन इसको ट्रांसफर करेंगे। 2 रुपया कमाया है यहाँ पे। तो दादा इसका जो फॉर्मूला आता है, ये प्रॉफिट कहाँ पे भेजा जाता है, तो ये जो प्रॉफिट है उसको जिस जगह पे भेजा जाता है उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। और ये जो 2 रुपया अपने को कम में मिल रहा है वो तो डिस्काउंट है। इसको यहाँ पे बोला जाता है डिस्काउंट ऑन बायबैक। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट ऑन बायबैक। डिस्काउंट ऑन बायबैक, डीओबीबी। डीओबीबी का मतलब होता है दैट इज डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन बायबैक, डिस्काउंट ऑन बायबैक, डिस्काउंट ऑन बायबैक, डिस्काउंट ऑन बायबैक। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे सबसे पहला रूल नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट है। पहला, फेस वैल्यू था 10 और बायबैक वैल्यू भी 10 है, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसका कोई एंट्री भी नहीं आएगी। दूसरा, दूसरा रूल, बायबैक एट अ प्रीमियम। फेस वैल्यू था 10 और बायबैक कर रहे हैं 15 रुपए पे। बायबैक कर रहे हैं अपन 15 रुपए पे, मतलब उससे ज्यादा रेट में। तो बायबैक अगर ज्यादा रेट में हो रहा है, बराबर कि नहीं, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये जो बिजनेस का लॉस हो रहा है, क्योंकि बेचा था 10 में और वापस खरीद रहे हैं 15 रुपए में, तो घाटा हो रहा है। तो वो जो 5 रुपया ज्यादा देना है वो देंगे कहां से, तो 5 रुपया ज्यादा देने के लिए अपना फॉर्मेट है प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी। मतलब पहला आप तिजोरी में जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के, और वहां से कम पड़ा तो जाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज जीआरआर डीपी के पास। और जो तीसरा कंडीशन है रूल नंबर 3 में, दैट इज बायबैक एट अ डिस्काउंट। मान लो शेयर था 10 रुपए का और सामने वाला वापस दे रहा है अपने को 8 रुपए में, मतलब 2 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट अपन जमा करके रखेंगे अपने तिजोरी में, जिसका नाम रहेगा तुम्हारा डिस्काउंट ऑन बायबैक। और वो जो तिजोरी है जहां पे अपन पैसा जमा करके रखते, उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व को अपन जमा करके रखेंगे, वो पैसा जो अपने को 2 रुपया बच रहा है, क्या नाम से, डिस्काउंट ऑन बायबैक। डिस्काउंट ऑन बायबैक उसको बोलते हैं, वो पैसा अपन जमा करके रखेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो सर ये क्या, ये 3 ही रूल है क्या बायबैक में, नहीं, इसके अलावा भी एक रूल है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रूल नंबर 4। टोटल 4 रूल है बायबैक में, अभी अपना चौथा रूल चल रहा है। रूल नंबर 4, इसका नाम है ascertain the maximum number of equity shares to ascertain the maximum number of equity shares to buyback। तो सर इसका इस्तेमाल कब होता है, आपको समझाता हूँ प्रॉपरली, इसका इस्तेमाल कब होता है। ड्रॉ द फॉर्मेट। ये रूल सॉल्व करते टाइम आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है, और कंपलसरी बोर्ड के पेपर में कंपलसरी रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 नहीं आएगा तो तुम्हारा सम ही उतने मार्क का नहीं बनता। मतलब रूल नंबर 4 कंपलसरी होना ही है सम में। हम्म, सबसे पहले अपने को ये लिखते टाइम पहला यहाँ पे लिखना होता है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना होता है अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे भी लिखना होता है अमाउंट रुपीज। सर ये जो रूल नंबर 4 है उसका इस्तेमाल कब होता है, तो रूल नंबर 4 का इस्तेमाल तब होता है जब तुम्हारे सम में कितने शेयर बायबैक किए ये दिया ही नहीं। मतलब कितने शेयर बायबैक किए वो सम में जब नहीं दिया जाता है,
तब अपने को रूल नंबर 4 इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब मान लो उसने बोला है कि बायबैक तो हो रहा है, लेकिन कितने शेयर बायबैक किए वो नहीं दिया। और साथ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बायबैक कितने किए शेयर्स वो तो दिया है, लेकिन कितने रुपीस में बायबैक किए वो नहीं दिया। मतलब बायबैक वैल्यू नहीं दिया, तभी भी यही रूल इस्तेमाल होता है। और तीसरा कंडीशन, बायबैक शेयर भी नहीं दिए और बायबैक वैल्यू भी नहीं दिया, तभी भी आपको रूल नंबर 4 का इस्तेमाल करना है। मतलब जब बायबैक शेयर नहीं है, या तो बायबैक वैल्यू नहीं है, तब आपको रूल नंबर 4 इस्तेमाल करना है। या तो बायबैक शेयर्स भी नहीं है और बायबैक वैल्यू भी नहीं है, तभी भी आपको रूल नंबर 4 का इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो सर, बायबैक शेयर्स या तो बायबैक वैल्यू ढूँढने के क्या फॉर्मूले या तो क्या कंडीशंस है? तो मैं अभी वो 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। सबसे पहला आता है यहाँ पे, दैट इज कंडीशन 1। सर, कंडीशन 1 में आपको लिखना होता है सोर्सेस। तो सर, सोर्सेस में क्या-क्या आता है? सोर्सेस में खाली 2 ही नाम आते हैं, दैट इज डीपी और एसपी। डीपी और एसपी। तो डीपी और एसपी मतलब क्या? सर, डीपी में वो 5 नाम आएंगे, दैट इज जी, आर, आर, डी, पी। और इसमें खाली एक ही नाम, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर, यहाँ पे तुम्हारे सम में जो जनरल रिजर्व रहेगा, रिवेन्यू रिजर्व रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस, वो 5 नाम यहाँ पे आएंगे। मतलब एक ही सम में 5 के 5 नहीं रहते। 2 रहेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 रहेंगे तो 3 लिखेंगे, हाँ, 5 रहेंगे तो पाँचों लिखेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकेला नाम यहाँ पे आता है। तो ये दोनों को अपन प्लस करेंगे, यहाँ पे पहला उनका अमाउंट जाएगा, इसको प्लस करके आपको आउटर में अमाउंट लिखना है और ये तुम्हारा रहेगा टोटल सोर्सेस। ये हो गया अपना कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ये आता है तुम्हारा सोर्सेस। फिर यहाँ पे लिखता हूं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में आता है, दैट इज 25% ऑफ टोटल ओन फंड। 25% ऑफ टोटल ओन फंड। सर, ओन फंड मतलब क्या? शेयर होल्डर का खुद का पैसा, उसको बोलते हैं ओन फंड। तो ओन फंड का अपने को यहाँ पे खाली 25% पैसा लेना है। 25% पैसा यहाँ पे अपने को लेना है, 25% ऑफ टोटल ओन फंड। तो सर, यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है सबसे पहला नाम, यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है, दैट इज टोटल सोर्सेस। मतलब जो यहाँ पे आपने टोटल सोर्सेस निकाला, उसका टोटल उठा के आप लिखने का। अलग से डीपी के नाम, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे टोटल सोर्सेस का जो टोटल है वो उठा के यहाँ पे लिखो। और दूसरा जो नाम यहाँ पे आता है उसका नाम है, दैट इज फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। और तीसरा जो नाम यहाँ पे आता है, दैट इज फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा है, फुल्ली पेड। तो मान लो तुम्हारे सम में उसने 1000 शेयर इंटू 8 दिया है, 8, मतलब ये सम फुल्ली पेड नहीं है। तो 1000 इंटू 8 उसने दिया रहेगा 8000। तो यहाँ पे 8000 नहीं लिख सकता। इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा तो 8000 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो जो 8 रुपए के हिसाब से उसने निकाला है रेट, दैट इज 1000 इंटू 8, वो पार्टली पेड है, पूरा पैसा नहीं मिला। तो 1000 इंटू 10 होना चाहिए, उसको बोलते हैं फुल्ली पेड। तो वहां पे तुम्हारे सम में भले 1000 इंटू 8 के हिसाब से दिया है, लेकिन तेरे को लिखते टाइम 1000 इंटू 10 के हिसाब से ही लिखना है। उसको बोलते हैं फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है? और प्रेफरेंस का भी सेम ही। तो वो दोनों पैसा यहाँ पे लिखने के बाद जो टोटल करके आपको यहाँ पे मिलता है, ये हो गया तुम्हारा टोटल ओन फंड ओनली।
यहाँ पे हो गया टोटल ओन फंड। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है, मेरे को टोटल ओन फंड नहीं चाहिए, उसका 25% चाहिए। तो ये हो गया टोटल ओन फंड, और अभी मैं उसका निकालूंगा, दैट इज 25% ऑफ टोटल ओन फंड। ये हो गया मेरा कंडीशन 2, जिसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा। मतलब मान लो मेरा 10,000 आया है टोटल ओन फंड, वो इधर रहेगा, और 10,000 का 25% इधर 2,500 वो रहेगा मेरा 25% ऑफ टोटल ओन फंड। ये रहेगा मेरा कंडीशन नंबर 2। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं कंडीशन नंबर 3 में। कंडीशन नंबर 3, कंपल्सरी सम में रूल नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंडीशन नंबर 3, दैट इज डेट डेट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। डेट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। डेट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। सर ये डेट क्या है? डेट मतलब कर्जा होता है, और इक्विटी मतलब खुद का पैसा। ध्यान रखो, कोई भी कंपनी अगर आपको चालू करना है, कोई भी कंपनी, तो कोई भी कंपनी चालू करते टाइम एक चीज हमको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर अपन 2 रुपया कर्जा ले रहे कंपनी चालू करने के लिए, तो 1 रुपया एटलीस्ट अपन ने खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, सारा का सारा कर्जा लेके अगर कंपनी चालू कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कंपनी चालू करने का रहेगा अगर आपका, तो 2 रुपया कर्जा लेके चालू कर रहे हो, तो 1 रुपया अपने खुद के जेब का कभी भी बिजनेस में डालो, तभी बिजनेस क्या हो सकता है, अच्छे से आप कर सकते हो। तो पूरा कर्जे में बिजनेस करोगे तो लॉस हो गया, तो फिर आप समझ सकते हो क्या क्या हानामारी हो सकती है। तो इसके लिए डेट सिक्योरिटी रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी आता है। डेट मतलब कर्जा 2 रुपया, तो खुद का इक्विटी 1 रुपया होना चाहिए। तो सर ये कैसा ढूंढना है, तो इसका फॉर्मूला है, दैट इज टोटल ओन फंड। टोटल ओन फंड फॉर्मूला आता है टोटल ओन फंड। सर कहां से लाएगा, ये देखिए यहाँ पे निकाला है टोटल ओन फंड, वही छापूंगा यहाँ पे, उसको डिवाइड करूंगा, दैट इज सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन अपॉन 2। ये आंसर यहाँ पे आएगा। उसको डिवाइड नहीं है, सॉरी, उसको माइनस करना है, माइनस। ठीक है, तो अपने को माइनस करना है टोटल ओन फंड में से, माइनस करना है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का आधा पैसा। तो सर ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन मतलब क्या? ऐसा कर्जा जो अपन कुछ गिरवी रख के सामने वाले के पास से लेते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड मतलब क्या? कुछ भी चीज गिरवी नहीं रख के जो लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। तो टोटल ओन फंड में से सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का एवरेज निकाल के उसको लेस करना। तो मान लो ये रहेगा 2 लाख, ये रहेगा 1 लाख, तो 3 लाख हो गया। 3 लाख का आधा होता है 1.5 लाख। वो टोटल ओन में फंड में से 1.5 लाख लेस करेंगे, और वो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ये रहेगा तुम्हारा कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, इसको बोलते हैं 25% ऑफ फुल्ली पेड। वापस शब्द लिखा है फुल्ली पेड, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना टका लेने का है? 25%।
मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। कौन से वाले इक्विटी शेयर का? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। फिर इसको अपने को डिवाइड करना है, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। मान लो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपीज। इसको डिवाइड करके यहाँ पे जो आंसर मिलता है ये रहते हैं तुम्हारे शेयर। इसको बोलते हैं मैग नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बाय बैक। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बाय बैक मतलब क्या? जब मैंने आपको शुरू में बोला था रूल 4 कब यूज होता है, मान लो तुम्हारे सम में बायबैक शेयर्स भी नहीं दिए और बायबैक वैल्यू भी नहीं दिया, ऐसे टाइम पे कितने शेयर्स बायबैक किए वो इधर मिलेंगे। मैंने कब बोला कब मिलेंगे यहाँ पे शेयर्स? जब बायबैक वैल्यू भी नहीं दिया और बायबैक शेयर्स भी नहीं दिया। हाँ, जब तुमको बायबैक वैल्यू दिया है लेकिन बायबैक शेयर्स नहीं दिए, तब ये आंसर नहीं है। जब बायबैक वैल्यू भी नहीं और बायबैक शेयर्स भी नहीं, तब तुम्हारा ये आंसर है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बायबैक। तो इसके बाद में फिर बायबैक वैल्यू बचा है, वो ढूंढने का आगे फॉर्मूला में बताऊंगा। फिलहाल ऐसा मान लो कि तुमको बायबैक शेयर्स दिए और बायबैक वैल्यू नहीं दिया, बराबर की नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको बायबैक वैल्यू दिया है और बायबैक शेयर्स नहीं दिए, बायबैक शेयर्स नहीं दिए, तो बायबैक शेयर्स नहीं दिए तब आपको यह आंसर नहीं लेना है। मैं क्या बोला, ये आंसर कब लेने का? जब बायबैक शेयर्स भी नहीं और बायबैक वैल्यू भी नहीं। अभी ऐसा मान लो कि अपने को बायबैक वैल्यू दिया है, बायबैक शेयर्स नहीं दिए, तभी ये आंसर नहीं है, तब वो आंसर ढूंढने का फॉर्मूला अलग है। तो इसके आगे इंटू करना है किससे? बायबैक वैल्यू से। बायबैक वैल्यू यहाँ पे आएगा, इससे इसको शेयर्स को बायबैक वैल्यू से इंटू करने के बाद जो आंसर मिलेगा यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा कंडीशन नंबर 4। तो जैसे कि बायबैक वैल्यू दिया रहेगा 20, 25, 30, तो इधर लिखेंगे 30। मैंने बोला ये अपना आंसर होगा तब जब दोनों चीजें गायब है, बायबैक वैल्यू भी और बायबैक शेयर्स भी। अभी मैंने क्या बोला, ऐसा मान लो कि तुमको बायबैक वैल्यू दिया है और बायबैक शेयर्स नहीं दिए, तो अभी आपने क्या किया, चारों कंडीशन का वैल्यू ढूंढा। अभी अपने को ढूंढने का है बायबैक शेयर्स, तो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज बायबैक शेयर्स इक्वल्स टू कंडीशन 1, 2, 3, 4, इसमें से लोअर डिवाइडेड बाय बायबैक वैल्यू। तो बोलो, अभी आपने चारों कंडीशन का अमाउंट ढूंढा है 1, 2, 3, 4, उसमें से जो लोअर अमाउंट है, लोअर जो कंडीशन का अमाउंट लोअर है उसको यहाँ पे लिखना है और उसको डिवाइड करने का है किससे? बाय बैक वैल्यू से, जो 20, 30, 35 जो भी होगा, और फिर जो तुमको मिलेंगे वो तुम्हारा होगा बायबैक शेयर। बायबैक शेयर, और मान लो तुमको बायबैक वैल्यू ढूंढना है, बायबैक वैल्यू, तो बायबैक वैल्यू का फॉर्मूला है दैट इज बाय बैक वैल्यू। बायबैक वैल्यू का फॉर्मूला है दैट इज कंडीशन, दादा बायबैक वैल्यू ढूंढना है, बायबैक वैल्यू ढूंढना है, इसका मतलब तुमने बायबैक शेयर्स ढूंढे होंगे। दादा बायबैक शेयर्स कहां पे मिलते हैं? आप बायबैक, या तो बायबैक शेयर्स दे होंगे या तो बायबैक शेयर्स अपने यहाँ पे ढूंढे रहेंगे यहाँ पे।
तो ऐसे टाइम पे बायबैक वैल्यू अगर ढूंढने का रहेगा तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ओनली ये तीन ही कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्योंकि बायबैक का कंडीशन 4 अप्लाई नहीं होगा, वो यहां पे स्टॉप हो जाएगा। ये क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि बायबैक वैल्यू ही गायब है। तो इनटू किससे करेगा? तो अपने पास आंसर किसका रहेगा? खाली कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 का, और उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे था बायबैक वैल्यू, यहाँ पे होगा बाय बैक शेयर्स। बायबैक शेयर्स या तो वो दिए रहेंगे या तो यहाँ पे आप उनको मिले रहेंगे क्वांटिटी। तो इसको यहां से, इसमें से 1, 2, 3 में से जो लोअर है उसको डिवाइड करेंगे बायबैक शेयर से, तो तुमको बायबैक वैल्यू मिल जाएगी। तो बायबैक शेयर और बायबैक वैल्यू ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4। सर, अभी अपन ने क्या-क्या देखा अब तक? बायबैक शेयर्स का मतलब क्या होता है? उसके बाद में बताया मैंने प्रॉफिट क्या होते हैं? उसके बाद में बताया मैंने बायबैक के रूल्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, और अभी अपना आखिरी स्टेप बाकी है। आखिरी स्टेप क्या? सर, इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो है कि हम लोगों को अभी सम में पूछते हैं जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास किए जाते, ये हमको बताओ। तो जर्नल एंट्री पास करने के कुछ स्टेप्स है, वो अपना कंसेप्ट बाकी है। जर्नल एंट्री के बाद बाद में कभी-कभी वो लोग आपको बैलेंस शीट बनाने को भी बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री के फिक्स स्टेप्स और बैलेंस शीट, ये 2 कंसेप्ट खाली अपना बाकी है। तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। यहां तक अपना 90% ऐसा मान लो 90% थ्योरी खत्म हुआ है, पूरा बायबैक के ऊपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर अच्छे से बायहर्ट किया आपने ये पूरा थ्योरी, आपको बायबैक परफेक्टली आ जाएगा, परफेक्टली आ जाएगा। ये पहला थ्योरी देखो और फिर आप लोग कोई भी सम सॉल्व करने के लिए बैठो, आपको 101% बायबैक के सम्स आने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहेगा तो लेक्चर को लाइक करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इसका अगला लेक्चर मस्ट वॉच करना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको सारे जर्नल एंट्री के स्टेप्स और बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। गुड लक।